Hi everyone, good evening. Okay, so okay, just ठीक है जी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सभी के लिए अनलॉक गेट चैलेंज जैसा कुछ लेकर आने के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए एक महीना भी नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। और इतने कम समय में हमारा जो कोशिश है वो ये है कि डेली आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊँ, ठीक है। अब चाहे वो क्वेश्चंस पार्ट ए के हों, चाहे वो क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री के हों, जूलॉजी, बॉटनी, व्हाट्सएवर, बट स्पेसिफिकली कोशिश हम ये करेंगे कि आपको ऐसे सवालों ऐसे एरियाज से क्वेश्चंस दिए जाएं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा पूरा मेरा जो फोकस रहेगा वो उन एरियाज पे रहेगा जो हर बार जहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं वो, और रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, मतलब डेली, ठीक है। तो ऑनलाइन कोशिश करेंगे, यस, आज से ही हमने शुरू कर दिया है ये, बिल्कुल महावीर जी। और आज हम डेली आपका क्लासेस होंगी, है ना। और पहुँचिए, मतलब जुड़िए साथ में, तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि जो मेहनत है वो आप सब लोग उसमें साथी हो, ठीक है। डेली कोशिश करेंगे हम रात में इस समय पे आपका लाइव होने की, अदरवाइज हम हो सकता है कि दिन में किसी समय पे लाइव रहें। तो उसके लिए बहुत सिंपल से आपको एक काम करना है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आप अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं उस पर, तो @bio, ठीक है, _DG आर्मी, या फिर @D गोस्वामी 6, ठीक है। ये चैनल है और ये आपका डिस्कस ग्रुप है। या फिर आप दीपशिखा गोस्वामी ये नाम सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, यहाँ पे मिल जाऊंगी मैं आपको। अदरवाइज आप सिमिलर बहुत ही नॉर्मली सर्च कर लीजिए क्रैक CSIR नेट विद दीपशिखा गोस्वामी, आपको कैसे भी टेलीग्राम पे एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर जो ये है इन्फॉर्मेशन जैसे ही मैं लाइव जाऊँ तुरंत आप लोगों को पता चल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। मैं आई बी बिट क्विक, ठीक है। मैं आपको मतलब फास्ट फास्ट आई बी ट्राइंग कि मैं क्विकली आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहूँ। आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन है, ठीक है, चैट बॉक्स जो है उसमें आप लोग अपने कमेंट्स जो है वो देते रहिएगा, जिससे कि हम अकॉर्डिंगली उसके आंसर्स आप मुझे पता चलते रहें आप लोगों की साइड से। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पहला सवाल आप लोगों का बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है आपसे? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ प्रोटीन एज डिटरमाइंड बाय नेटिव पेज इज 400 किलो डाल्टन, ठीक है। मतलब कि जो नेटिव पेज जो आपका टेक्निक होता है, ठीक है, उससे जब हमने डिटरमाइन किया मॉलिक्यूलर वेट को एक प्रोटीन का, हमको कितना मिला? हमको मिला 400 किलो डाल्टन, ठीक। उसी जगह पे दिस प्रोटीन व्हेन रन ऑन अ नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज, नॉन रिड्यूसिंग का मतलब जो रिड्यूस नहीं करेगा उसके बॉन्ड्स को, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज पे जब हमने उसके रन किया है तो हमको 200 किलो डाल्टन के जो बैंड है वो मिल रहा है, ठीक है। और जब हमने उसे रिड्यूसिंग SDS पेज पे रन किया है तो उससे हमें 200 किलो डाल्टन के जो बैंड है वो मिल रहे हैं, ठीक है। द प्रोटीन हैज़, अब आपको ये बताना है कि प्रोटीन में कितने सब यूनिट प्रेजेंट है, किस तरीके के हैं, क्या सिनेरियो आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहली बात है बहुत सिंपल सी कि अगर हमें एक 400 किलो डाल्टन का मिल रहा है फ्रेगमेंट नेटिव पेज पे, हमको मॉलिक्यूलर वेट में देखने मिल रहा है नेटिव पेज पे 400 किलो डाल्टन का, और जब हम उसे रिड्यूसिंग पेज पे रन कर रहे हैं और हमको 100 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है, दैट वेरी इजीली टेल्स अस कि भैया ये प्रोटीन जो है उसमें 4 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, चारों 100 किलो डाल्टन की होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके पास में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन थी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये प्रोटीन जो है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपके जुड़े हुए हैं सब यूनिट्स, ठीक है। लेकिन 2 सब यूनिट डाइसल्फाइड बॉन्ड से नहीं जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से 4 सब यूनिट आप वहाँ पे आपके पास में प्रेजेंट है। जब आप इसे नॉन रिड्यूसिंग पेज पे रन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है ये तो नहीं टूटेंगे, तो इस तरीके से आपकी 2 सब यूनिट जो है वो जुड़ी रहेंगी आपस में। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने मिलेगा। कब? जब हम इसे नॉन रिड्यूसिंग पेज पे रन कर रहे हैं, ठीक है। उसी जगह पे जब हम इसको जो रिड्यूसिंग पेज है, रिड्यूसिंग SDS पेज है, उस पर रन करेंगे तो क्या होगा? तो आपको ये जो बॉन्ड्स है ये वाले टूटे हुए दिखाई देंगे और ये भी टूटे हुए दिखाई देंगे। दैट मीन्स कि आपको 4 अलग सब यूनिट यहाँ पे देखने मिलेंगी और चारों ही 100 किलो डाल्टन की होंगी।
दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक बैंड 200 किलो डाल्टन, दूसरा भी, तो इसका मतलब एक बैंड आपको मिलेगा जो कि 200 किलो डाल्टन का होगा, क्योंकि अगर सेम रेंज की दोनों मॉलिक्यूलर वेट होंगी तो ऑब्वियसली बात है आपको एक ही बैंड देखने मिलेगा एक ही जगह पर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक बैंड देखने मिलेगा जो कि 100 किलो डाल्टन का होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4 सब यूनिट्स ऑफ विच 2 सेट्स आर लिंक्ड बाय 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, पेज के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि पेज इज़ अ टेक्निक जो कि मतलब बहुत सारी जगहों पे जिनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूजुअली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, इनको सेपरेट करने के लिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होता है इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ होता है, कन्फर्मेशन होता है एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जो पेज होता है वो काफ़ी पावरफुल टूल है RNA सैंपल्स को भी ये करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। और जब पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है इज डीनेचर्ड आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द सैंपल कॉम्पोजिशन ऑफ द RNA स्पीशीज। तो बहुत अलग अलग तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो SDS पेज है उसमें आप SDS जो होता है इसका मतलब होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ठीक है, या फिर सोडियम लॉरेल सल्फेट भी आप उसको बोल सकते हैं। एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल लार्जली एलिमिनेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड चार्ज, एंड प्रोटीन्स को हम स्पेसिफिकली सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ, ठीक है। तो अगर आप SDS पेज में किसी प्रोटीन को रन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, मतलब सभी का चार्ज लगभग एक बराबर हो जाएगा, ठीक है, या उसको बेसिकली उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और स्ट्रक्चर के बेसिस को भी, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है उस इफेक्ट को भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है वो क्या है, वो होता है आपका लेंथ पॉलीपेप्टाइड का, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, so which one of the following techniques cannot be used to determine the sequence of a novel protein, मतलब प्रोटीन का सीक्वेंस हम इसमें से किससे नहीं बता सकते, ठीक है। आई एम श्योर आप सभी ने कभी ना कभी सैंगर सीक्वेंसिंग के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। जो सैंगर सीक्वेंसिंग है ये आपका न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का तरीका होता है, ना कि प्रोटीन के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का तरीका, ठीक है। एडमेन डिग्रेडेशन, डी नोवो सीक्वेंसिंग बाय ESI MSMS, ठीक है, पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग, ये तीनों ही आपके प्रोटीन के जो सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, बट नॉट सैंगर सीक्वेंसिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी पेप्टाइड मास जो फिंगरप्रिंटिंग है वो एक टेक्निक होती है जहाँ से आप प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि जो अननोन कोई प्रोटीन है, मतलब आपको मान लीजिए किसी प्रोटीन में पर्टिकुलर में इंटरेस्ट है, आपको जानना है उसके सीक्वेंस के बारे में, और वो एक अननोन प्रोटीन है, ठीक है। सबसे पहले उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, देख सकते हैं आप, सिमिलर पेप्टाइड्स के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स के, whose absolute mass can be accurately measured with a mass spectrometer, जैसे कि MALDI-TOF या फिर ESI TOF। इसीलिए इसका नाम है आपका कुछ इस तरीके का कि पहले इसको टुकड़ों में तोड़ के और फिर उसको जो उसका जो एब्सोल्यूट मास है उसको एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, और अकॉर्डिंगली बाकी की चीज़ें, जो पेप्टाइड का मास है उसको या तो डेटाबेस से कंपेयर किया जाता है नॉन प्रोटीन सीक्वेंसेस के, या फिर जीनोम से भी हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टाइप ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द 4 डिफरेंट प्रोटीन्स लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो इनमें से किस तरीके के जो आपका जेल है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, उसको यूज़ कर सकते हैं इन चारों ही टाइप ऑफ प्रोटीन PRQS, इन चारों टाइप ऑफ प्रोटीन को अगर मुझे एनालाइज करना हो तो इनमें से किस जेल को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कभी भी पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो परसेंटेज होता है जेल का, कमेंट सेक्शन में बाद में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो जेल का परसेंटेज होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली पोर साइज को डिटरमाइन कर रहा होता है, या उससे हमें पोर साइज के बारे में कहीं ना कहीं पता चल रहा होता है। जितना जेल का परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना ही उसका पोर साइज जो है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा परसेंट का जेल है तो उसका पोर साइज कम होगा, मतलब कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो उससे पास थ्रू नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर परसेंटेज जो है वो जेल का कम है तो पोर साइज उसका बड़ा होगा, और कोई भी मॉलिक्यूल जो कि बड़ा है वो आराम से उससे पास हो पाएगा, और ऑफकोर्स छोटा तो हो ही पाएगा, ठीक है।
अब हमें ये 4 प्रोटीन हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं देखूँ तो 60, 60, 45 इतना किलो डाल्टन है। दैट मीन्स बड़े से लेके थोड़ा छोटे से लेके थोड़ा बड़े तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं मुझे उनको ट्रैवर्स करवाना है, ठीक है। अब अगर मैं 20% का जेल लेती हूँ तो उसका ऑफकोर्स पोर साइज थोड़ा कम हो जाएगा और हमको शायद दिक्कत हो सकती है 60 किलो डाल्टन की प्रोटीन को ट्रैवर्स करवाने में। तो दैट इज़ वाई we will choose which one we will choose a gel which is having a lower percentage excuse me, so 12% gel will be a good option, ठीक है। 12% gel will be a much better option। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल आज से ही शुरू कर दिया है हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था, ओके। इसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे पीआई के बारे में कि यहाँ क्या सिनेरियो होगा, तो ऑब्वियस ही बात है मैं एक ऐसे जेल को टारगेट करूँगी या मैं एक ऐसे जेल को यूज़ करूँगी जो इन चारों ही प्रोटीन्स के पीआई को समहाउ अपने मतलब उसको हम उससे ट्रैवर्स करवा सकें, है ना, चारों ही प्रोटीन को कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सके हम उस पर्टिकुलर जेल में, ठीक है। तो एक ऐसा पहले तो बात है कि 20% को हमने एलिमिनेट कर दिया है, मतलब सी या डी में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे 4 to 7 का पीएच है और यहाँ पे 3 to 10 का पीएच है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 4, 6, 8, 7.5, मतलब मुझे कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है और 7.5 भी 7 से ज़्यादा है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन सी विल बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर मी, और चारों ही तरीके के प्रोटीन्स को एनालिसिस हम आराम से कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जेल में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यस बर्नाली, हम सारे ही PYQs करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड के हों, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हों, चाहे वो बाकी के टॉपिक्स के हों, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं रोज़ मिलने वाली हूँ, तो डू नॉट फॉरगेट रोज़ आना टाइम पे, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन में कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम कर सकें। और दूसरी बात ये कि जो लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं वो ज़रूर से वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से, जिससे कि आप लोगों को टाइमली अपडेट्स मिल सकें, ठीक है। तो डी गोस्वामी 6 जो है ये आपका टेलीग्राम का आईडी है, या फिर आप दीपशिखा गोस्वामी नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको 2 बातें बताई इस क्वेश्चन में, आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिली। पहली बात, परसेंटेज ऑफ द जेल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज ऑफ द जेल, एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपका जो प्रोटीन है ना, उसमें हम जो जेल है उसको हम इस तरीके का बनाएंगे कि वह चारों ही प्रोटीन्स को कि पीआई के अकॉर्डिंगली उनको यूज़ किया जा सके, ठीक है। बाकी एक बहुत छोटा सा काम मैं आपको करने बोलूँगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स, होते क्या है ये जेल, ठीक है। आपको पता है कि भैया जब हम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल बनाते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमें प्रोटीन को साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करना रहता है, तो वहाँ पे हम पॉलीएक्रिलामाइड को एक मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्रिलामाइड या फिर उसको बिस एक्रिलामाइड के साथ मिलाते हैं और एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर नेटवर्क जो है वो कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। व्हेन द पॉलीमराइजिंग एजेंट, कौन सा, APS को आप ऐड करते हो तो, ठीक है जी। टेमिड जो होता है वो इस पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, आप यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन को कैटेलिसिस करवा रहा है ये, ठीक है। कैसे, बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय APS, ठीक है। इस स्टेज पे ये पॉलीएक्रिलामाइड बन जाता है। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो साइज है पोर का क्रिएटेड इन द जेल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द पॉलीएक्रिलामाइड परसेंटेज, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा इसका, ठीक है, उतना कम इसका पोर साइज होगा। मतलब कि 7% जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल होगा उसमें बड़े पोर्स होंगे और 12% में आपके छोटे पोर्स होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जनरेटेड व्हेन द पेप्टाइड, आपको यहाँ पे बताया है पेप्टाइड इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट डाइजेशन विद ट्रिप्सिन, ठीक है जी। तो कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स यहाँ पे जनरेट होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन जो है वो कट कहाँ पे करता है, मतलब अगर कोई पेप्टाइड है तो उसमें ट्रिप्सिन किस जगह पे कट करेगा, ठीक है।
तो जो ट्रिप्सिन होता है उसका बड़ी फेवरेट सी स्पॉट होते हैं दो, एक होता है लाइसिन और एक होता है आपका आर्जिनिन। पर इसके बाद में प्रोलीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये खास बात होती है। ठीक है, मतलब कि लाइसिन के बाद में अगर प्रोलीन प्रेजेंट है या आर्जिनिन के बाद में अगर प्रोलीन प्रेजेंट है तो ये कट नहीं करेगा। लाइसिन को के से शो करते हैं, आर्जिनिन को आर से शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस के बारे में बात करूं, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये एक लाइसिन प्रेजेंट है, बट लाइसिन के बाद में फॉर्चुनेटली प्रोलीन प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक कट तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसके बाद में आप आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे लाइसिन है लेकिन उसके बाद में प्रोलीन है, तो यहाँ पे कोई भी कट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आर्जिनिन है और आर्जिनिन के बाद में टायरोसिन है, तो अगेन प्रोलीन नहीं है मतलब कट करवाएगा। ठीक है, अगेन देयर इज एन आर्जिनिन बट देन देयर इज अ प्रोलीन नेक्स्ट टू इट। ठीक है, तो उस पर कट नहीं करवाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये सी टर्मिनल की तरफ करवाता है कट। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, मान लीजिए ये पूरा एक फ्रेगमेंट था और उसमें एक जगह पे लाइसिन के बाद में कट किया और एक जगह पे आर्जिनिन के बाद में कट किया। ठीक है, तो अगर दो जगह ये कट करेगा तो मुझे कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, मुझे 1 2 3 तीन फ्रेगमेंट यहाँ पे देखने मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया है कुछ एंजाइम्स और उनके टारगेट साइट। इसको जो आपका ये पूरा ये है टेबल, इसको देख लीजिएगा। ट्रिप्सिन के बारे में, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, साइनोजन ब्रोमाइड, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी कहाँ कहाँ कट करते हैं, इसको आप लोग डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि प्यूरोमाइसिन जो है वो किसका स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है। ठीक है, तो प्यूरोमाइसिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सिंपल है, ये टायरोसाइल जो टीआरएनए है उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर से सिमिलैरिटी शो करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक प्यूरोमाइसिन जो है इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए दैट हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एज एन इनहिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब बहुत सिंपल सी बात है, टायरोसिल टीआरएनए जो है, ठीक है, वो किसको लेके आएगा, वो टायरोसिन को लेकर आएगा, है ना। टायरोसिन एज एन अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा टायरोसिल टीआरएनए। ठीक, उसकी जगह पे यदि मान लीजिए जहाँ पे आपका टायरोसिन अमाइनो एसिड आना था उस जगह पे यदि आपका प्यूरोमाइसिन आ जाएगा तो क्या वो आपके प्रोसेस को आगे बढ़ने देगा? ऑफ कोर्स नहीं बढ़ने देगा। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ये इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सिंस इट स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट्स एट द सी टर्मिनस ऑफ नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन देयर बाय स्टॉपिंग ट्रांसलेशन। ठीक है जी, तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक सी बात थी, उसका स्ट्रक्चरल एनालॉग है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में एक तरीके का इनहिबिशन शो करता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वन इज ट्रू फॉर केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल के बारे में आई एम श्योर आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, आप लोग बता भी सकते हो कि क्या बोलते हैं इसको कमेंट सेक्शन में, उसका दूसरा नाम क्या होता है या किस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी बात सही है। ठीक है जी, वेरी गुड बच्चों, है ना। दिस इज अ रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। ठीक है, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल इसको बोला जाता है। वेरी गुड, C3 साइकिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस जिससे कि जो हरे पौधे होते हैं और दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उसको पानी में, और जो आपका मतलब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को अल्टीमेटली ऑक्सीजन और कुछ एनर्जी रिच कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है जहाँ पे आपके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ना, वाटर का फोटोलिसिस होता है और अल्टीमेटली ATP और NADPH बनते हैं। फिर उन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके आपका केल्विन साइकिल ये डार्क रिएक्शन होती है, या बोल सकते हैं हम इसका बेहतर नाम होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और उसको आपका यूज़ किया जाता है आपके जो कार्बन है फाइनली उसको फिक्स करने में, मतलब कि उससे आपके एनर्जी रिच कंपाउंड्स को बनाने में या ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपसे ये बोला जा, अब अच्छा पहले 2-3 बातें कर लेते हैं इसके बारे में। 3 मेजर जो स्टेप्स होते हैं इसमें, एक सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सेशन। ठीक है, सेकंड देयर इज रिडक्शन
एंड देन रीजेनरेशन ऑफ RuBP, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिडक्शन ऑफ जो फेज होता है जहाँ पे अल्टीमेटली आपका जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, उसका रिडक्शन होता है। ओके, यहीं पे ATP NADPH जो यहाँ पे बने थे, जो लाइट रिएक्शन में बने थे, उनको यूटिलाइज किया जाता है इस स्टेप में। ओके जी, अब पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमको क्वेश्चन में बोला है कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज जनरेटेड इन दिस साइकिल, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो नहीं बनता, ठीक है। देन CO2 इज नॉट कंज्यूम्ड, CO2 इज ऑफ कोर्स कंज्यूम्ड, क्योंकि हम उसी को तो फिक्स करवा रहे हैं, है ना, तो ये बिल्कुल कंज्यूम हो रहा है। देन राइबोस 5 फॉस्फेट इज अ कार्बोक्सिलेशन सबस्ट्रेट, राइबोस 5 फॉस्फेट नहीं होता, राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट होता है, ठीक है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट होता है। आई एम श्योर आप सभी को इसके बारे में पता है, नहीं पता तो भैया जी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पता होती है, ठीक है। RuBP है यहाँ पे, रुबिस्को जो एंजाइम है वो कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ पे लाइक आए, उन्होंने इसने इसको एक्सेप्ट किया इस एंजाइम की प्रेजेंस में, PGA मॉलिक्यूल बना, ठीक है, उसका रिडक्शन हुआ, आपका PGAL ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा आपका, अल्टीमेटली 8 निकल जाएगा और अल्टीमेटली फिर आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। फिर उसका रीजनरेशन होता है RuBP का और अल्टीमेटली आपका RuBP बन जाता है फिर से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमाक्विन कॉजेज सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया बिकॉज इट, ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्राइमाक्वाइन जो है आपका, उसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब उसको जब देते हैं, तो इट कॉजेज सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया, क्यों करवा देता है ये ऐसा। तो ये बहुत ही फैक्चुअल सी बात है, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए आप, मतलब जान लीजिए कि ये क्या करता है बेसिकली, ये जो डिमांड है NADPH उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि सेल्स उसको मीट नहीं कर पाते, ठीक है। और इस तरीके से अल्टीमेटली आपका ये प्रोसेस आपको देखने मिलता है। बाकी कुछ चीज़ें बस आप इतना जान लीजिए कि जो प्राइमाक्वाइन इंड्यूस्ड हीमोलिटिक एनीमिया है, दिस इज अ टॉक्सिक साइड इफेक्ट दैट इज ड्यू टू प्रीमेच्योर स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ इंटैक्ट एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन लिपिड बाइलेयर नहीं बनाता, लिपिड बाइलेयर का पार्ट नहीं होता। कोलेस्टेरॉल, फॉस्फेटाइडिल एथेनोलामीन, फॉस्फेटाइडिल सीरीन, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से कभी भी पढ़ा होगा, ठीक है, ओके ग्रेट बच्चों, ठीक है। सो इनमें से कौन नहीं बनाता लिपिड बाइलेयर, है ना जी। तो फॉस्फेट, ये जो तीनों होते हैं आपने कभी पढ़ा होगा, तो कोलेस्टेरॉल हो गया, या फिर आपके जो बेसिक मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपके लिपिड बाइलेयर का पार्ट होती हैं, ठीक है। ओके, एंड देन अगर मैं बात करती हूँ, मान लीजिए आपका स्टेट ऑप्शन, अगर थोड़ा डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे यदि हम, तो आप समझ पाएंगे बहुत आसानी से कि ओके, प्रोटीन्स, ठीक है, कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, उसके अलावा आपके और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई यहाँ पे, वो सब इसका पार्ट होती हैं, ठीक है। सब आपके जो लिपिड बाइलेयर है या फिर आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका पार्ट होती है, बट नॉट ट्राइग्लिसराइड्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो उसका पार्ट नहीं होते। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन लिपिड फाउंड इन द बॉडी, सबसे कॉमन लिपिड होते हैं जो कि बॉडी में आपके मिलते हैं, ठीक है। दे कंटेन 3 चेन्स ऑफ फैटी एसिड, इसमें 3 चेन होती है फैटी एसिड की। अगर आप जानते होंगे कि फॉस्फो लाइक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, इनमें कितने कितने चेन होते हैं फैटी एसिड की, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद में, ठीक है। They contain 3 chain of fatty acid कौन, triglycerides, okay. Although similar in structure to phospholipid, phospholipid के जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक होते हैं। आप जानते हैं कि जो लिपिड्स आपको सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि उनके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक
दोनों जो क्या बोल सकती हूँ मैं, क्षमता या दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि उनका कुछ हिस्सा जो है वो आपके वाटर के प्रेजेंस में रह सकता है और कुछ हिस्सा वाटर से दूर रहता है ना। तो जो फैटी एसिड टेल्स होती हैं वो वाटर से दूर अंदर की तरफ रहती हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, और कुछ हिस्सा जो कि वाटर की प्रेजेंस में मतलब वाटर लविंग है वो बाहर की तरफ, इधर जो हेड होता है वो बाहर की तरफ मिलता है आपसे साइटोप्लाज्म या तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे, ठीक है। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड हैं ये पूरी तरीके से आपकी कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि वाटर को हेट करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उसके पास नहीं रह सकते। अब जब रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, इसका मतलब वाटर से मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए ये मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हालांकि ये बिल्कुल आपके फॉस्फोलिपिड जैसा ही है या लिपिड जैसा ही है, लेकिन फिर भी ये मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाय नेहा, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। बाकी आप देख सकते हो कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ये होते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ देखने मिलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है, स्पिंगोमाइलिन, बाकी आप देख सकते हैं फॉस्फेटाइडिल सीरीन, फॉस्फेटाइडिल एथेनोलामीन, ठीक है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, इनोसिटॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लूकोसिल, सेरेब्रोसाइड, ये सब आपको मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं। ऑफ कोर्स इनकी जगह होती है, मतलब कुछ जो होते हैं स्पेसिफिकली आपको इनर मेम्ब्रेन पे देखने मिलते हैं और कुछ स्पेसिफिकली आपको आउटर मेम्ब्रेन पे देख। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करो, निकालना है गेट, ठीक है, और बहुत अच्छी रैंक से निकालना है। आई जस्ट वांट कि तुम लोग मुझे गेट एग्जाम के दिन पे मैसेज करो कि मैम इतना अच्छा करा है कि टॉप 50 में या टॉप 10 में रैंक आ जाएगा हमारा, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, एंजॉय।